एंटीसिमेट्रिक एंड थर्ड वन ट्रांजिटिव। अब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या है कि ए रिलेटेड टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एम। एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी है इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए देन ए इज इक्वल टू बी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी देन ए रिलेटेड टू सी। अगर कोई भी रिलेशन हमारे पास गिवन है लेस देन, अब लेस देन ज़रूरी नहीं है कि ये लेस देन का रिलेशन है, ये सिर्फ बाइनरी रिलेशन को इंडिकेट कर रहा है। ये हमारे पास कोई सबसेट भी हो सकता है, ग्रेटर देन का रिलेशन, ये कोई भी रिलेशन हो सकता है, ये सिर्फ एक सिंबल यूज़ किया है बाइनरी रिलेशन को डिफाइन करने के लिए। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, शो दैट ग्रेटर देन और इक्वल टू इज पार्शियल ऑर्डरिंग ऑन द सेट ऑफ इंटीजर। अब हमारे पास जो रिलेशन गिवन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू का है। अब हमने इसे प्रूव करना है कि ये एक पार्शियल ऑर्डरिंग है। अगर ये प्रूव हो गया कि ये पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन है तो फिर सेट जी क्या होगा, हमारे पास पार्शली ऑर्डर्ड सेट होगा। सबसे पहले प्रॉपर्टी होती है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी की फॉर एवरी एम बिलोंग्स टू जी। अब m रिलेटेड टू m, अब यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू का है, m ग्रेटर देन इक्वल। अब यहाँ पे एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि इक्वल टू तो है, तो इसका मतलब ये कि ग्रेटर देन इक्वल टू हमारे पास क्या है, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सॉरी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ग्रेटर देन इक्वल टू का जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी है एंटीसिमेट्रिक, इफ m रिलेटेड टू n एंड n रिलेटेड टू m, और जो m और n है वो क्या है, हमारे पास इंटीजर्स हैं। अब जो रिलेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग m ग्रेटर देन इक्वल टू n है एंड n ग्रेटर देन इक्वल टू m है। अब इनक्वालिटी की प्रॉपर्टीज हमें ये कहती है कि एक नंबर अगर एट अ टाइम वो उस दूसरे नंबर से बड़ा भी है और छोटा भी है तो इसका मतलब है कि वो नंबर क्या है, इक्वल है। इसका मतलब m इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो ग्रेटर देन इक्वल टू है वो एंटीसिमेट्रिक भी है। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव। पार्शियली ऑर्डर्ड के लिए सेट का बाउंडेड होना लाजमी नहीं है। नहीं, पार्शली ऑर्डर्ड सेट के लिए सिर्फ हमारे पास ये जो रिलेशन डिफाइन करेंगे उन उस रिलेशन का सिर्फ ये तीन प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगा तो वो पार्शली ऑर्डर्ड सेट हो जाएगा। नंबर तो हम कोई भी ले सकते हैं, मतलब कंफर्म तो नहीं कि भी एक दो ही उठा लें पूरे सेट के लिए। अब एक सेट है जो है ही इनफिनिट, बाउंडेड ही नहीं, तो फिर उसके लिए कैसे तयन करेंगे? ऑर्डर्ड सेट होना चाहिए ना, इनफिनिट हो या फिनाइट हो। बैलेंस चाहिए। इनको रिलेशन डिफाइंड हो ना, बस यही कह रहा हूँ, यस सर। चाहे वो बाउंडेड हो या अनबाउंडेड हो, एक यस रिलेशन डिफाइंड हो जिसमें एलिमेंट्स को कंपेयर कर सकें। जी सर। ठीक है, जैसे इसमें एलिमेंट्स को कंपेयर तो कर सकते हैं ना जेड में। यस। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, अगर इफ m रिलेटेड टू n एंड n रिलेटेड टू k फॉर ऑल m k हमारे पास इंटीजर्स हैं, m ग्रेटर देन इक्वल टू n एंड n ग्रेटर देन इक्वल टू k, देन क्या होगा, m भी ग्रेटर देन इक्वल टू k होगा। अब तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर गई हैं, इसका मतलब जो हमारे पास रिलेशन है ग्रेटर देन इक्वल टू का वो पार्शियल ऑर्डरिंग है, और इंटीजर्स का जो सेट है हमारे पास वो क्या है, पार्शली ऑर्डर्ड सेट है। इस पार्शली ऑर्डर सेट को हम पो सेट भी कहते हैं, P फॉर पार्शली एंड O फॉर ऑर्डर एंड देन सेट। अनदर एग्जांपल इज, अगर हम कंसीडर करते हैं कि P ऑफ S द सेट ऑफ पावर सेट ऑफ अ सेट S, द P ऑफ S हमारे पास क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट S। अब इस पे हम रिलेशन डिफाइन करते हैं इंक्लूजन रिलेशन। इंक्लूजन रिलेशन क्या है, सबसेट का रिलेशन है। फर्स्ट प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव, अगर हम एक सबसेट जो है वो एक सेट जो है वो खुद का सबसेट तो होता ही है, तो इसका मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गई। अब सेकंड है एंटीसिमेट्रिक, ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है ए का, तो ये तब भी पॉसिबल है जब ए किसके इक्वल होगा, ए और बी दोनों इक्वल सेट होंगे। सबसेट क्या है हमारे पास, एंटीसिमेट्रिक भी है। अब थर्ड प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव, ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है सी का। बाय वेन डायग्राम, अब ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है सी का, देन ए इज आल्सो द सबसेट ऑफ सी। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई, इसका मतलब सबसेट जो इंक्लूजन रिलेशन है सबसेट का वो हमारे पास क्या, पार्शियल ऑर्डरिंग है। और पी ऑफ एस जो सेट है पावर सेट है
सेट एस का, वो हमारे पास है पार्शली ऑर्डर्ड सेट। यहाँ तक अगर किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ ले। ओके नहीं क्लियर है, आप आगे चलो। ओके नेक्स्ट हमारे पास दो डेफिनेशंस हैं, इनकम्पेरेबल एलिमेंट्स एंड कंपेरेबल एलिमेंट्स। इनकम्पेयर एलिमेंट्स हैं इफ एम कंटेन्स एलिमेंट्स। अब यहाँ पे एम जो सेट है वो पार्शली ऑर्डर्ड सेट है, contains element A and B for which neither A related to B and nor B related to A। अगर कोई एक भी एलिमेंट अगर कोई एक भी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, मतलब ना ए बी से रिलेट करेगा ना बी ए से, तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों एलिमेंट्स ए और बी के हैं, इनकम्पेरेबल एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है कंपेरेबल एलिमेंट्स। टू एलिमेंट्स ए एंड बी इन एम are said to be comparable if either A related to B or B related to A और बोथ। अगर कोई भी एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया ना कि ए बी से रिलेट कर रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, वो ए और बी कंपेरेबल एलिमेंट्स होंगे। अब डेफिनेट एग्जांपल है, इन द पोस्ट सेट इन सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, और इस पे रिलेशन डिफाइन किया है, इस पे रिलेशन हमारे पास डिफाइन किया डिविजिबिलिटी का। अब जो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और उस पर रिलेशन डिविजिबिलिटी का डिफाइन किया, तो वो हमारे पास पोस्ट सेट है। अब देखें यहाँ पे 3 एंड 9 आर कंपेरेबल, क्योंकि 3 9 को डिवाइड करता है, तो 3 और 9 के होंगे कंपेरेबल। कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, या 9 3 को डिवाइड कर या 3 9 को। यहाँ पे 3 9 को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब 3 और 9 कंपेरेबल है। बट 5 एंड 7 आर इनकम्पेरेबल, क्योंकि ना 5 7 को डिवाइड करता है और ना ही 7 5 को डिवाइड करता है। नेक्स्ट है टोटली ऑर्डर्ड सेट। महक, एक क्वेश्चन है मेरा। जी ये पिछली वाली स्लाइड आप करिए। यहाँ पे जी आपने जी जो सेट ऑफ इंटीजर्स है, यहाँ हाँ पे जी आपने जो पॉजिटिव नंबर्स ही लिए हैं सर। जी। आप यहाँ पे सारा सेट क्यों नहीं ले सकते? जब सारा सेट लेंगे तो उसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे, तो उसमें ना फिर ये पोस्ट सेट ही नहीं रहेगा, सेट ऑफ इंटीजर्स। उसमें एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ही होल्ड नहीं करेगी। ठीक, ओके। नेक्स्ट है टोटली ऑर्डर सेट। A totally ordered set is a partially ordered set such that every two elements of the set are comparable। अब टोटली ordered अब एक सेट लें पार्शली ऑर्डर सेट, अगर उसमें हर एलिमेंट, ये नहीं कि सिर्फ कोई से भी दो एलिमेंट कंपेयर होंगे तो हम उसे कहेंगे कि ये टोटली ऑर्डर है, नहीं, हर एलिमेंट कंपेरेबल होगा तो फिर वो क्या होगा, टोटली ऑर्डर सेट। अगर एक पार्शली ऑर्डर्ड सेट है और वो टोटली ऑर्डर नहीं है, और हम उसका एक ऐसा सबसेट ले लें जो कि यार ऑर्डर है, पार्शली ऑर्डर्ड सेट डेफिनेटली वो ऑर्डर्ड भी होगा। अगर हम उसका एक सबसेट ले लें जो कि यार टोटली ऑर्डर है, तो उसको हम क्या कहते हैं, चेन। अ सबसेट ऑफ एन ऑर्डर सेट विच इज टोटली ऑर्डर सेट इज कॉल्ड चेन। इसकी नेक्स्ट एग्जांपल है, अगेन हम कंसीडर करते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। अब इस पे हमने जो रिलेशन डिफाइन किया अगेन डिविजिबिलिटी का, ये अब देखें 21 एंड 7 आर कंपेरेबल, क्योंकि 7 तो 21 को डिवाइड करता है। लेकिन अगर हम इसमें कोई भी नंबर लें, जैसे 3 एंड 5 है, वो नॉन कंपेरेबल है, मतलब हर एलिमेंट कंपेरेबल नहीं है, तो इसका मतलब ये टोटली ऑर्डर्ड सेट नहीं है। अब इसी सेट में से हम एक सबसेट लेते हैं ए, जिसमें कौन से एलिमेंट है, 2 6 12 एंड 36। अब ये क्या, एक चेन हमने कंसीडर किया, क्योंकि इस ये टोटली ऑर्डर है, 2 6 को डिवाइड कर रहा है, 6 12 को, 2 36 को भी, हर नंबर कंपेरेबल है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास एक चेन है। नेक्स्ट है अपर बाउंड। एन अपर बाउंड ऑफ अ सबसेट। बात सुनिएगा, जी ये जो अभी हम लोग ये सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करें, तो जब आपने पार्शली ऑर्डर्ड सेट डिफाइन किया था, तो उसके एग्जांपल में आपने जी सेट कंप्लीट लिया था ना? नहीं, मैंने जी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लिया था। स्टार्ट में, इससे भी पीछे जब आपने आई थिंक ग्रेटर देन इक्वल टू का वहां रिलेशन डिफाइन किया वहां वहां पे। पे जब हमारा रिलेशन जो था ना वो चेंज था, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का रिलेशन था, वहां पे डिविजिबिलिटी का है। ओके। हाँ जी। नेक्स्ट है अपर बाउंड। एन अपर बाउंड ऑफ अ सबसेट W of a partially ordered set M is an element U belongs to M such that X
related to a u for every x belong to w। अब अपर बाउंड एक ऐसा एलिमेंट है m का, एक ऐसा एलिमेंट है जो m से बिलोंग करता है और हर एलिमेंट से वो रिलेटेड है। फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ w के हर एलिमेंट से रिलेटेड है x u सॉरी depending on m and w such as u may or may not exist। अपर बाउंड एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। नेक्स्ट है मैक्सिमल एलिमेंट। A maximal element of M is an M belongs to capital M such that M related to X implies M is equal to X। अब इसका क्या मतलब है कि अगर कोई एलिमेंट M से बिलोंग करता है, यहाँ पे जो M है वो पार्शली ऑर्डर्ड सेट है, तो वो कब, जब M X से रिलेट करेगा तो दिस इम्प्लाइज दैट M इज इक्वल टू X। मैक्सिमल एलिमेंट वो होगा जो सिर्फ खुद से रिलेट करे और सेट के किसी और एलिमेंट से रिलेटेड ना हो। मैक्सिमल एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। कोई क्वेश्चन? ये जो सेट में अपर बाउंड होते हैं, मतलब अपर बाउंड है, इसके बारे में जरा बताइएगा कि ये सुप्रीमम और जो अपर बाउंड है, क्या मतलब कि सेट के अंदर होना जरूरी है? मतलब सेट में? हाँ, सुप्रीमम का सेट में होना जरूरी है? नहीं, सेट में होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल है मैक्सिमल एलिमेंट की। अब मैक्सिमल एलिमेंट और मिनिमल एलिमेंट की डेफिनेशन सेम ही है। अब सेट हमारे पास है बी, वो है 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इस पे जो हमने रिलेशन डिफाइन किया वो अगेन डिविजिबिलिटी का है। सबसे पहले अब देखें 2 को, देखें क्या ये मिनिमल एलिमेंट है। अब 2 अपने अलावा 2 को सेट का कोई और एलिमेंट डिवाइड नहीं करता, इस 2 को सिर्फ वो खुद ही डिवाइड करता है, तो इसके मतलब ये हमारे पास क्या है, मिनिमल एलिमेंट है। सिमिलरली 3 7 एंड 5 ये भी सिर्फ खुद को ही डिवाइड कर। अच्छा, ये जब जो आपने पीछे एग्जांपल लिया ना डिविजिबिलिटी वाली, उसमें हम मतलब नेगेटिव इंटीजर क्यों नहीं ले सकते? आपने पॉजिटिव ही लिए ना? में वो देखना, अगर आप नेगेटिव सिर्फ लेंगे ना तो फिर भी वो पार्शली ऑर्डर सेट होगा। मतलब ये फिर पूरा सेट ले सकते हैं? नहीं, पूरा सेट नहीं, या तो आप सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स ले सकते हैं या सिर्फ पॉजिटिव ले सकते हैं, पूरा सेट जी नहीं ले सकते। उसी की वजह बताइएगा जरा। उसमें ये वजह है कि एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। देखें, अगर आप एक इंटीजर ले लें a-3 और b3 ले लें, तो अब -3 तो 3 के इक्वल नहीं ना हो सकता। जब एंटी सिमेट्रिक की हम प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं कि a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स a, देन a इज इक्वल टू b होना चाहिए। सही, मतलब कि भी ये पार्शियली के लिहाज से मतलब या पॉजिटिव हो इंटीजर या फिर नेगेटिव हो। हाँ जी। सही। नेक्स्ट है मैक्सिमल एलिमेंट्स। अब यहाँ से देखें 8 जो है, 8 अपने अलावा किसी और एलिमेंट को यहाँ पे डिवाइड नहीं कर रहा, तो 8 हमारे पास क्या है, मैक्सिमल एलिमेंट। इसी तरह 5 6 7 8 ये हमारे पास है मैक्सिमल एलिमेंट, क्योंकि ये अब देखें 2 जो है 2 मैक्सिमल नहीं हो सकते, क्योंकि 2 4 को भी डिवाइड कर रहा है, 2 6 को भी, 2 8 को भी डिवाइड कर रहा है। इसी तरह 3 भी 6 को भी डिवाइड कर देता है। मतलब सिर्फ जो एलिमेंट्स खुद से रिलेटेड है वो है 5 6 7 एंड 8। नेक्स्ट है जोन्स लेमा। अब यहाँ तक जो हमने पार्शली ऑर्डर्ड सेट, अपर बाउंड और मैक्सिमल एलिमेंट्स पढ़ा है वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये सब कुछ जोन्स लेमा में यूज हो रहा है। लेट m नॉट इक्वल टू 5 या पार्शली ऑर्डर्ड सेट। m जो सेट है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है और ये पार्शली ऑर्डर्ड है, टोटली ऑर्डर नहीं है, पार्शली ऑर्डर है। सपोज दैट एवरी चेन C सबसेट M हैज एन अपर बाउंड। अब यहाँ पे क्या है कि अब जो पार्शली ऑर्डर्ड सेट है इसमें चेन्स जो होंगी उसमें से हम जितनी भी चेन्स है ना वो हमारे पास क्या होती हैं, टोटली ऑर्डर्ड सेट होंगी। कोई एक सबसेट ले लेते हैं, चेन, वो चेन होगी और वो टोटली ऑर्डर्ड होगी, हैज एन अपर बाउंड। देन बाय जोन्स लेमा ये कहता है अगर suppose that every chain C subset M has an upper bound, then M has at least one maximal element. Next है application of Zone's lemma. Every vector space X not equal to 0 has a Hamel basis. अब जो जोन्स लेमा इटसेल्फ इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ये
फंक्शनल एनालिसिस की बहुत से थ्योरम्स को या को ना प्रूफ करने में बेनिफिट है। नेक्स्ट है प्रूफ। लेट M बी द सेट ऑफ ऑल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ X। अब हमने ऐसा सेट लिया जो क्या है हमारे पास लीनियरली उस लेट M बी द सेट ऑफ ऑल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ X। अब हमने ऐसा सेट M लिया जिसमें X के सारे सबसेट्स हैं जो क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सिंस X नॉट इक्वल टू 0 मतलब X जो है ना उसमें सिंगलटन एलिमेंट 0 नहीं है, देन देयर एग्जिस्ट X नॉट इक्वल टू 0। मतलब कोई भी X ऐसा एलिमेंट नहीं है सेट में जो 0 होगा। देन सिंगलटन सेट X बिलोंग्स टू M। यहाँ पे कोई एक ऐसा सेट जरूर होगा जो M से बिलोंग करेगा। देन M नॉट इक्वल टू 5। इट मीन्स दैट M इज नॉट एम्प्टी। अब हम क्या करेंगे इस M सेट पे M क्या है पार्शली ऑर्डर्ड भी है, तो हम M के नहीं सॉरी पार्शली ऑर्डर नहीं है, M पे हम क्या करेंगे एक रिलेशन डिफाइन करेंगे सबसेट का। अभी हमने देखा था कि जो सबसेट का रिलेशन है वो क्या पार्शली ऑर्डर्ड सेट है। इट मीन्स M इज नाउ पार्शली ऑर्डर्ड सेट। वी क्लेम दैट इट इज टोटली ऑर्डर्ड सेट। ठीक है। देन एवरी चेन C सबसेट M हैज एन अपर बाउंड। यूनियन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ C आर द एलिमेंट ऑफ C। अब जितनी भी चेन होंगी उसमें जितने सबसेट्स होंगे उनके यूनियन भी उसी चेन में होंगे बाय जोन्स लेमा। अब देखें जो हमारे पास सेट है वो पार्शली ऑर्डर सेट है और हमने एक एवरी चेन जो है ना पार्शली ऑर्डर सेट की उसकी अपर बाउंड भी है। देन बाय जोन्स लेमा M हैज अ मैक्सिमल एलिमेंट से B। अब जोन्स लेमा कहता है कि यहाँ पे एक मैक्सिमल एलिमेंट जरूर होगा और हमने उसे कहा कि वो B है। We claim B is a basis for X। अब हमने ये प्रूव करना है कि जो B है ना वो बेसिस है X की, मतलब वो स्पैन भी करेगा X को और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। लीनियरली इंडिपेंडेंट तो पहले ही हमने कंसीडर किया हुआ है। अब हम ऑन कंट्रेरी प्रूव करते हैं कि ये ट्रू नहीं है, मतलब जो B है ना वो इसकी बेसिस मतलब B इसको स्पैन ही नहीं करता। Suppose it is not true, then span of B सबसेट है X का, मतलब ये X के इक्वल नहीं है, ये X का स्पैन ऑफ B X का सबसेट है। तो यहाँ पे एक एलिमेंट Z जरूर होगा जो X में तो होगा लेकिन स्पैन ऑफ B में बिल्कुल नहीं होगा। सच दैट B यूनियन Z वुड बी लीनियरली इंडिपेंडेंट कंटेनिंग। अब जो है ना B और अगर हम Z का यूनियन ले वो भी एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा जो B को एज अ प्रॉपर सबसेट कंटेन करेगा। लेकिन हमने तो कहा था कि B जो है वो हमारे पास मैक्सिमल एलिमेंट है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है। सो स्पैन ऑफ B इज इक्वल टू X। B इज हैमर बेसिस फॉर X। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ये हैमर बेसिस का बता दें कि क्या चीज़ होती है। सर हैमर बेसिस यही है कि बेसिस जो है ना वो एक तो सेट जो है ना वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है और वो स्पैन भी करता है। नहीं, इसमें वो फाइनाइट और इन्फिनिट डायमेंशनल का नहीं होता। सर ये नहीं पता मुझे। ये दो किस्म की होती है ना, एक फाइनाइट डायमेंशन और एक इन्फिनिट डायमेंशनल होती है ना। तो एक से हैमर बेसिस बनती है और दूसरी से शाउडर बेसिस होती है कोई। ओके सर। तो इनसे रिलेटेड है कोई चीज ये। चलिए इसको कंफर्म कर लेना बाद में। जी सर। अच्छा सर, अगर किसी सेट में 0 एलिमेंट्स मौजूद हो, 0 मतलब एक एलिमेंट, तो उसकी मतलब कि भी डायमेंशन जो है वो 1 हम क्यों नहीं लेते, 0 लेते हैं हम? जो बेसिस में एक एलिमेंट बस हो। जी जी, मतलब कि अगर बेसिस में एक एलिमेंट है वो है भी 0 सर। लेकिन 0 से क्या कौन सी स्पेस पे जनरेट होगी, तो 0 ही होगी। नहीं मतलब कि भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाए कि भी हमारे पास एक सेट है जिसमें 0 एलिमेंट है या वेक्टर है, मतलब तो उसकी डायमेंशन क्या होगी, 1 या 0? 0 जो उसमें एक एलिमेंट है बस 0, तो उससे तो 1 ही होगी फिर डायमेंशन। लेकिन ये कि 0 वैसे ऐसे होता नहीं है, क्योंकि जो डायमेंशन 1 है वो तो फिर रियल लाइन की भी होती है। वही ना सर, मतलब कि भी ये क्वेश्चन इसमें ज्यादा मतलब आंसर मिल नहीं रहा कि भी 1 होगी या मतलब 0 होगी इसकी डायमेंशन। डायमेंशन हमेशा किसी ना फील्ड की होती है। अच्छा, ठीक है, तो और 0 0 इज फील्ड नॉट अ नहीं फील्ड नहीं है।
तो मतलब कि जीरो प्रॉपर फील्ड नहीं, वैसे तो ले ही सकते हैं। नहीं, बेसिस के लिए ना हमने नॉन जीरो वेक्टर लेने होते हैं। आप डेफिनेशन देखेंगे ना, तो बेसिस के लिए आपने हमेशा नॉन जीरो वेक्टर लेने हैं। हाँ वही ना, इस मतलब तरह है इसकी नहीं। डायमेंशन जीरो होगी ऐसे? इसकी डिमेंशन कुछ नहीं होगी। नहीं यार, फिर भी कंफर्म कर लें। आप डेफिनेशन कंफर्म कर लें, आपको पता चल जाएगा। अरे मैं देखता हूँ डेफिनेशन फिर बताता हूँ आप। चलें, ठीक हो गया सर। हाँ चलें, आप आगे स्टार्ट करें। जी सर। नेक्स्ट है हार्न-बनाक थ्योरम जनरलाइज्ड फॉर्म। Let X be a real or complex vector space and P a real valued functional on X, which is subadditive, that is, for all X and Y belongs to X, P X plus Y less than equal to a P of X plus P of Y. And for every scalar alpha satisfy P alpha of X is equal to an absolute value of alpha P of X. Furthermore, let F be a linear functional which is defined on a subspace Z of X and satisfy absolute value of f of x less than equal to p of x for all x belongs to Z, then f has a linear extension absolute value f tilde x less than equal to a p of x for all x belongs to x. अब ये स्टेटमेंट क्या कहती है, अगर हमारे पास x कोई रियल या कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस है और p रियल वैल्यूड फंक्शनल है x पे जो कि सब एडिटिव है, मतलब जो सब लीनियर फंक्शनल है, और सब लीनियर फंक्शनल कौन सा होता है जो दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे, सब एडिटिव और पॉजिटिव होमोजीनियस। सब एडिटिव प्रॉपर्टी है पी एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ वाई, एंड पॉजिटिव होमोजीनियस ये है कि पी अल्फा ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फा एंड पी ऑफ एक्स। देन अगर एफ कोई लीनियर फंक्शनल है किस पे, एक्स की सबस्पेस जी पे, विच सेटिस्फाई जो कि क्या which satisfy absolute value of f of x less than a p of x, मतलब कि जो f of x है वो bounded above by a p of x, then f has a extension has a linear extension। अगर f कोई फंक्शन है x की सबस्पेस पे जो कि क्या है absolute value f of x less than a p of x से, then f की एक लीनियर एक्सटेंशन जरूर एग्जिस्ट करेगी, वो भी क्या होगी, लेस देन इक्वल टू p होगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। नाउ प्रूव है, अब हम इसको प्रूव करते हैं कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस के लिए। रियल वेक्टर स्पेस के लिए सिंपल है बिल्कुल। लेट एक्स बी अ कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस, देन जेड सबसेट एक्स का, अगर एक्स कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस है, अब हमने इसका क्या किया, एक सबसेट कंसीडर कर लिया जो वो भी कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस है, हेंस एफ इज अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। अब हमने फंक्शन एफ डिफाइन किया जी पे, वो भी क्या कॉम्प्लेक्स वैल्यूड लीनियर फंक्शनल है। f of x is equal to f1 of x plus iota f2 of x for all x belongs to z। अब यहाँ पर जो f1 of x and f2 of x है वो तो रियल वैल्यूड फंक्शन है, जिस तरह हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं z इज इक्वल टू a प्लस iota b। अब a और b तो रियल वैल्यूड फंक्शन है, यहाँ पर भी f1 of x और f2 of x के रियल वैल्यूड फंक्शनल है। रियल वैल्यूड फंक्शनल कौन से हैं जिनकी कोड मेन क्या होती है, रियल वैल्यूड होती है। अब हम क्या करते हैं, ये f1 ऑफ x और f2 ऑफ x रियल वैल्यूड फंक्शनल है, तो हम क्या करते हैं x एंड z को एज रियल वेक्टर स्पेस कंसीडर करते हैं, और इनको हम कैसे डिनोट करते हैं, x ऑफ r एंड z ऑफ r। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये एक वेक्टर स्पेस भी है, और वेक्टर स्पेस में हमारे पास कंडीशन होती है जब हम अल्फा जो होता है वो फील्ड से बिलोंग करता है, वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है और रियल भी, सिर्फ उस अल्फा की मल्टीप्लिकेशन हमने रिस्ट्रिक्ट किया कि वो रियल नंबर ही होगा। सिंस f इज लीनियर, f फंक्शन जो हमारे पास लीनियर, तो f1 और f2 भी हमारे पास लीनियर फंक्शन होगा z r पे। अब यहाँ पे f1 ऑफ x हम कंसीडर करें, वो लेस देन इक्वल टू है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ f ऑफ x। देखें f ऑफ x में हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं, f1 ऑफ x रियल पार्ट भी है और कॉम्प्लेक्स पार्ट भी है। अब जो f1 ऑफ x है वो हमारे पास लेस देन इक्वल ही होगी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ f ऑफ x, क्योंकि वो उससे बड़ा नहीं हो सकता, या तो इक्वल होगा या उससे छोटा होगा। अब जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन गिवन थी यहाँ पर 3 वाली, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ f ऑफ x लेस देन इक्वल टू p ऑफ x, और यहाँ पे f1 ऑफ x लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ f ऑफ x, और वो किससे लेस है, p ऑफ x से।
तो देन एफ ऑफ एक्स भी क्या होगा, पी ऑफ एक्स से लेस होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड आर। बाय हार्न-बनाक थ्योरम देयर इज अ लीनियर एक्सटेंशन। अब f1 भी लीनियर है और f1 भी p ऑफ x से लेस है, तो यहाँ पे हार्न-बनाक थ्योरम क्या करता है, कहता है कि देयर इज अ लीनियर एक्सटेंशन f1 टिल्डा ऑफ f1 फ्रॉम zr टू xr। अब f1 टिल्डा क्या एक्सटेंशन है f1 की zr से x तक। x हमारे पास पूरी स्पेस है और zr क्या है, उसकी सब स्पेस है। देन f1 of x लेस देन इक्वल टू p of x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू xr। अब हम दोबारा x एंड z की तरफ जाते हैं, जो हमारे पास क्या था, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। अब इससे तो हमने प्रूव कर दिया कि f1 क्या है, f1 तो लीनियर ही था, उसकी एक्सटेंशन भी एग्जिस्ट करती है। अब जो हमारे पास फंक्शन था कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन f of x इज इक्वल टू f1 of x प्लस f2 of x इज लीनियर ऑन z। ये लीनियर फंक्शनल था फॉर एवरी x बिलोंग करता है z पे। अब हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। f1 एंड f2 लीनियर फंक्शनल है, तो हम इसे लिख सकते हैं f आयोटा ऑफ x इज इक्वल टू f1 आयोटा ऑफ x प्लस आयोटा f2 आयोटा ऑफ x। अब इन दोनों फंक्शंस को अगर हम कंपेयर कर लें और कंपेयर करने के बाद इनके रियल पार्ट्स को इक्वल कर लें, f2 ऑफ x किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस f1 आयोटा ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। हेंस फॉर ऑल, अब ये हमारे पास आ गया कि f1 ऑफ x हमने प्रूव कर लिया था कि ये क्या है, हमारे पास इसकी एक्सटेंशन एग्जिस्ट करती है और वो भी लीनियर एक्सटेंशन है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि f टिल्डा ऑफ x किसके इक्वल है, f टिल्डा 1 ऑफ x माइनस, अब यहाँ f2 ऑफ x की जगह क्या लिख दिया, माइनस, यहाँ पे आयोटा आना था, f टिल्डा 1 i ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, क्योंकि f1 भी की भी एक्सटेंशन, ये f1 की एक्सटेंशन है f टिल्डा ऑफ x, ये भी f1 की एक्सटेंशन है, तो इसका मतलब ये एक्सटेंशन किसकी है, f ऑफ x की। अगर हम x जो है हमारी वैल्यू सिर्फ z में से ही हम लेते हैं, अब z तो x का सबसेट है, तो फिर जो वैल्यूज z में होंगी उन वैल्यूज के लिए जो एक्सटेंशन f ऑफ x की वो और फंक्शन f ऑफ x है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। This show that f tilde of x is an extension of f from z to x। अब एक्सटेंशन तो मिल गई, अब हमने इसे प्रूव करना है कि ये लीनियर फंक्शनल भी है ऑन द कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस, और f टिल्डा जो है वो 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। फोर्थ प्रॉपर्टी कौन सी है, f टिल्डा ऑफ x किससे लेस देन इक्वल टू है, p ऑफ x से। फर्स्ट हम प्रूव करेंगे कि f टिल्डा ऑफ x के लीनियर है, लीनियर फंक्शनल है। इसके लिए हम x और y दो नंबर कंसीडर कर लेते हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, f टिल्डा 1 x प्लस वाई माइनस आयोटा f टिल्डा x माइनस x प्लस वाई। अब f टिल्डा 1 क्या है हमारे पास, लीनियर है, f टिल्डा 1 हमारे पास लीनियर है, तो हम इसको दोनों को सेपरेट करके लिख सकते हैं। सिमिलरली इन दोनों को भी सेपरेट करके जब लिख दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, f टिल्डा ऑफ x प्लस f टिल्डा y। एक प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई होगी। अब नेक्स्ट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। अब जो स्केलर है वो हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, f टिल्डा a प्लस b आयोटा x। अब इसको x को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। अब यहाँ पे भी f1 टिल्डा क्या है, एक लीनियर फंक्शनल है, तो हम इसे लिख सकते हैं, a बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, f टिल्डा ऑफ 1x प्लस b टिल्डा 1 आयोटा x। सिमिलरली इसको भी ऐसे ही लिख लिया। जब हम इसको सारा सोल्व करेंगे तो हमारे पास a प्लस आयोटा बीटा आयोटा b जो है ना वो अल्फा के इक्वल है, मतलब अल्फा हमारे पास बाहर आ गया, और ये वाली इक्वेशन किसके इक्वल है, f टिल्डा ऑफ x के। सो f टिल्डा ऑफ x क्या है हमारे पास, लीनियर। लीनियर प्रूव हो गया। अब हमने f टिल्डा ऑफ x को क्या प्रूव करना है कि ये लेस देन इक्वल टू है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू है p ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। अगर तो f टिल्डा ऑफ x के किसी भी पॉइंट x पे 0 वैल्यू आती है फिर तो ये होल्ड करता है, क्योंकि p ऑफ x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब हम सपोज करते हैं कि फंक्शन f टिल्डा ऑफ x के किसी भी पॉइंट पर वैल्यू 0 नहीं आती, सो बाय यूजिंग पोलर फॉर्म, ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है तो हम इसे इसकी पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं। f टिल्डा ऑफ x इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ f टिल्डा ऑफ x e एक्सपोनेंट ऑफ आयोटा थीटा। अब हम इसको अगर इस दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर दें तो वो हमारे पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ f टिल्डा ऑफ x इज इक्वल टू f टिल्डा x e के पावर माइनस आयोटा थीटा। अब f टिल्डा हमारे पास लीनियर फंक्शनल है तो हम इसे लिख सकते हैं f टिल्डा इंटू x e के पावर माइनस आयोटा थीटा। अब
जो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू, ये तो एक रियल वैल्यू ही आएगी इसकी, तो इसका मतलब एफ टिल्डा एक्स ई की पावर आयोटा थीटा भी क्या है, रियल है। ये रियल है तो हम सिर्फ इसका क्या करते हैं, फंक्शन एफ का रियल पार्ट कंसीडर करते हैं। वो क्या है, एफ वन टिल्डा एक्स की पावर माइनस आयोटा थीटा लेस देन इक्वल टू है पी एक्स ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। क्योंकि एफ वन हमारे पास लीनियर फंक्शन है और वो लेस देन इक्वल टू भी है पी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे एक्स तो हमारे पास ये है ना, एक्स इंटू ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। अब अगर पी जो है वो हमारे पास क्या था, पॉजिटिव होमोजीनियस, मतलब इसमें से अगर ये अल्फा हमारे पास ये है ना, इसको हम सेपरेट कर ले तो वो आ जाएगा मोड ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। अब जब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो तो 1 आएगी हमारे पास, तो वो क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू पी ऑफ एक्स। इट मीन्स एफ टिल्डा ऑफ एक्स, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ टिल्डा ऑफ एक्स क्या आ जाएगी, लेस देन इक्वल टू पी ऑफ एक्स। यही हमने प्रूव करना था। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ। मैं कुछ स्लाइड पीछे करना है, इससे पीछे, जी इससे पीछे, और इससे भी पीछे, वो जहाँ पे आपने बताया था कि हम अल्फा को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे हमने अल्फा को रियल रिस्ट्रिक्ट किया था या फिर कॉम्प्लेक्स? रियल किया था, क्योंकि एफ वन ऑफ एक्स और एफ टू ऑफ एक्स जो वो रियल वैल्यूड फंक्शन है ना, उनको लीनियर, उनकी एक्सटेंशन के लिए हमने जो अल्फा है वो रियल नंबर पे के लिए रिस्ट्रिक्ट किया था। मतलब कि होल प्रूफ के लिए ना? एफ वन ऑफ एक्स, हाँ नहीं, एफ वन ऑफ एक्स और एफ टू ऑफ एक्स की एफ, ये देखें ना, एफ वन ऑफ एक्स और जो एफ टू ऑफ एक्स वो हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन है ना, हाँ जी। तो रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो इनकी जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ना, इन दोनों, एक मिनट, जो एफ वन ऑफ एक्स है और एफ टू ऑफ एक्स है ना, वो हमारे पास है रियल वैल्यू, ठीक है। अब हमने प्रूव करना था कि बाय बनाग थ्योरम के इनकी भी एक्सटेंशन, अब हमने प्रूव किया ना कि एफ वन की भी एक्सटेंशन क्या एग्जिस्ट करेगी, और वो एफ वन रियल वैल्यूड है। तो रियल वैल्यू के लिए प्रूफ करने के लिए ना हमने इसको सिर्फ रियल के लिए रिस्ट्रिक्ट किया, कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं किया, सिर्फ इस पार्ट को प्रूफ करने के लिए। ओके ठीक है। इसके बाद वो जो आपने लास्ट में प्रूफ किया है, उसमें फिर आपने अल्फा को कॉम्प्लेक्स लिया, और फिर कॉम्प्लेक्स के लिए प्रूफ किया है आपने उसे ना? हाँ जी, ये कॉम्प्लेक्स के लिए, क्योंकि ये होल ओके स्पेस के लिए था ना कॉम्प्लेक्स वेक्टर। ठीक है। नेक्स्ट है हार्न-बनाग थ्योरम फॉर नॉर्म स्पेसेस। लेट एफ बी अ बाउंडेड लीनियर फंक्शनल। अब यहाँ पे फंक्शन एफ क्या बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है ऑन अ सबस्पेस जी ऑफ अ नॉर्म स्पेस एक्स। अब जो फंक्शन एफ है वो नॉर्म स्पेस एक्स की सब स्पेस पे क्या है, बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है। देन देयर एग्जिस्ट अ बाउंडेड लीनियर फंक्शनल एफ टिल्डा ऑन एक्स विच इज एन एक्सटेंशन ऑफ एफ टू एक्स एंड हैज द सेम नॉर्म। अब हार्न-बनाग थ्योरम जो नॉर्म स्पेस के लिए वो ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है नॉर्म स्पेस एक्स की सब स्पेस पे, तो यहाँ पे एक एक्सटेंट बाउंडेड लीनियर फंक्शनल एग्जिस्ट करेगा एफ टिल्डा ऑन एक्स विच इज एन एक्सटेंशन, जो एक्सटेंशन होगी किसकी, एफ की टू एक्स। जो फंक्शन हमारे पास पहले गिवन है बाउंडेड लीनियर, उसकी नॉर्म और जो हमारे पास एक्सटेंशन होगी उन दोनों की नॉर्म क्या होगी, सेम होगी। अब जो बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है उसकी नॉर्म हम कैसे डिफाइन करते थे, नॉर्म एफ टिल्डा ऑफ एक्स इज इक्वल टू सुप्रीमम एक्स बिलोंग्स टू एफ मॉड ऑफ एफ टिल्डा ऑफ एक्स ओवर नॉर्म ऑफ एक्स। अब यहाँ पे हमने नॉर्म ऑफ एक्स क्या ले लिया, 1, इसलिए ये सिर्फ इसके इक्वल होगा। अगेन नॉर्म ऑफ एफ ऑन जी इज इक्वल टू अ सुप्रीमम एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब इसका प्रूफ है, अगर तो हमारे पास जो जी सब स्पेस एक्स की उसमें सिर्फ 0 है तो हमारे लिए तो फिर तो ठीक है, क्योंकि नॉर्म उसका क्या आ जाएगा, 0। तो जो लीनियर फंक्शन होता है वो 0 को 0 पे ही मैप करता है। तो यहाँ पे क्या करेगा, एक एक्सटेंशन हम ले लेते हैं एक्स टिल्डा फ्रॉम एक्स टू के विद एक्स टिल्डा ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स। अब हम यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करते हैं एक्स एफ टिल्डा ऑफ एक्स, जो क्या दे रहा है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए 0 वैल्यू दे रहा है। देन एफ टिल्डा ऑफ एक्स क्या होगी, एक्सटेंशन होगी एफ की फ्रॉम जी टू एक्स। इट मीन्स इसकी नॉर्म और जो एफ ऑफ एक्स हमारे पास पहले फंक्शन था उन दोनों की नॉर्म क्या आ गई, सेम। अब हम कंसीडर करते हैं कि जो
जी है ना, वो हमारे पास वो वाला उसके अंदर ना 0 एलिमेंट नहीं है, मतलब कोई और वैल्यूज है x की, 0 नहीं है। Hence first we discover a suitable p। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक p फाइंड करेंगे जो कि क्या होना चाहिए, p हमारे पास सब लीनियर फंक्शनल होना चाहिए। Since f from x to k is bounded linear functional, ये f हमारे पास फंक्शन है बाउंडेड लीनियर, हम इसको लिख सकते हैं f। अब जो बाउंडेड लीनियर फंक्शन है उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ f ऑफ x लेस देन इक्वल टू एन नॉर्म ऑफ z नॉर्म ऑफ x। अब जो हमारे पास हार्न-बनाक थ्योरम है वो क्या कहता है कि नॉर्म ऑफ x जो है इसके लेस देन इक्वल टू p ऑफ x। अब यहाँ पे हम इसको कह देते हैं p ऑफ x किसके इक्वल है, नॉर्म ऑफ f ऑन z नॉर्म ऑफ x। अब p हमारे पास क्या है, एक रियल वैल्यूड फंक्शनल है फ्रॉम x टू x to r by p of x is equal to m norm of f on z norm of x। अब सबसे पहले हमने p of x को एक सब लीनियर फंक्शनल प्रूव करना है। सब लीनियर फंक्शनल के लिए क्या प्रॉपर्टीज थी, दो प्रॉपर्टीज थी, एक तो वो सब एडिटिव होना चाहिए, दूसरा हम पॉजिटिव होमोजेनियस होना चाहिए। सब एडिटिव के लिए एक्स वाई हम दो नंबर ले लेते हैं जो कि किससे बिलोंग करें, एक्स से। पी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन नॉर्म ऑफ एफ ऑन जी नॉर्म ऑफ एक्स प्लस जी। अब ये हमारे पास नॉर्म जो है ना, नॉर्म ऑफ एक्स, ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है वो ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी। इसको हम लिख सकते हैं कि लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ ऑन जी इंटू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। अब इन दोनों को हम सेपरेट लिख लें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पी ऑफ एक्स और ये पी ऑफ वाई। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई होगी, वो क्या थी, सब एडिटिव। नेक्स्ट है पॉजिटिव होमोजेनियस फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू के पी अल्फा ऑफ एक्स। अब यहाँ पे एक्स की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा ऑफ एक्स। अब ये जो नॉर्म स्पेस की हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है कि हम स्केलर को हम सेपरेट करके लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फा इनटू नॉर्म अल्फा ऑन जी स्पेस जी सब स्पेस जी नॉर्म ऑफ एक्स। अब ये चीज़ हमारे पास दोबारा क्या आ गई, पी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। सो पी इज सब लीनियर फंक्शनल ओवर एक्स नॉर्म। पी सब लीनियर फंक्शनल प्रूव हो गया। आगे है बाय हार्न-बनाक थ्योरम फॉर रियल वेक्टर स्पेसेस। अब हार्न-बनाक थ्योरम क्या कहता है कि देयर एग्जिस्ट अ लीनियर फंक्शनल एफ टिल्डा ऑन एक्स विच इज एन एक्सटेंशन ऑफ एक्स। अब हमारे पास पी ऑफ एक्स भी आ गया, वो भी सब लीनियर फंक्शनल है, और एक फंक्शनल पहले फंक्शन हमें पहले ही गिवन है जो एफ जो वो क्या है, बाउंड्री लीनियर फंक्शनल। तो अब एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ टिल्डा हमारे पास क्या है, एक्सटेंशन है एफ की, वो भी क्या होगी, एफ टिल्डा ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू पी ऑफ एक्स। अब पी ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल है नॉर्म ऑफ एफ ऑन सब स्पेस जी नॉर्म ऑफ एक्स। अब नॉर्म ऑफ एक्स यहाँ दूसरी साइड पे आके डिवाइड कर दें, दोनों तरफ हम सुप्रीमम ले लें, यहाँ दूसरी साइड पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो नॉर्म है तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो इसको हम किसके इक्वल कह देंगे, नॉर्म ऑफ एफ टिल्डा ऑन स्पेस एक्स लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ ऑन जी। अब जो z हमारे पास है वो है सब स्पेस x का। अब वो तो उसके नॉर्म तो हमेशा बड़ी ही होगी या इक्वल होगी, नॉर्म ऑफ एफ टिल्डा ऑन x ग्रेटर देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ ऑन z। अब इसको और इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास क्या रहेगा, एफ टिल्डा ऑफ एक्स एफ टिल्डा norm of f tilde on space x is equal to norm of f tilde f on z। ये क्या आ जाएगी, इक्वल हो जाएंगी, और यही हमने प्रूव करना था। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। थैंक यू सो मच। ये सर मेरी प्रेजेंटेशन खत्म हो गई। ओके जी। अच्छा, आपने हार्न-बनाक थ्योरम किया है फॉर कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस, जी सर। और वो जो अलीना ने कौन सा किया है? सर अलीना की थी एप्लीकेशन थी, और उसका ना हार्न-बनाक थ्योरम का प्रूफ था। अच्छा अच्छा अच्छा, जी सर। तो ये आपने एप्लीकेशन की है नॉन स्पेस में, इसको प्रूव किया है, और कॉम्प्लेक्स में। जी सर। अच्छा, चलें, बहुत अच्छा आपने प्रेजेंट किया है और अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई हुई थी। इस तरह से प्रेजेंटेशन सब लोग देखें ना, इस तरह बनानी चाहिए आपको। प्रेजेंटेशन खुद बनाएं आप इधर इस पे पावर पॉइंट पे, चाहे उसमें आप कॉपी भी लगा सकते हैं, यानी जो आपका रिटर्न है, कोई कागज पे आपने कोई लिखी है चीज़, पेपर पे लिखी है कोई, या कहीं से कॉपी आपने की है, वो आप इस तरह पेस्ट भी इस पे कर सकते हैं। तो बेहतर ये है कि आप पावर पॉइंट पे बनाएं प्रेजेंटेशन। उसमें ये है कि बाद में कुछ एडिट वगैरह करना वो भी बंदा कर सकता है।
पीडीएफ में फिर एडिट नहीं हो सकता ना। ठीक है, समझ आ गई सबको? जो नेक्स्ट अब प्रेजेंटेशन है वो उसमें है मोहम्मद सलमान और बिलाल अशरफ है। हाँ जी, ये हैं इधर मोहम्मद सलमान और बिलाल अशरफ, दोनों ही नहीं है? यस सर, मैं हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, आप प्रेजेंटेशन बनाएं इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक की। ठीक जी है, सर। हमें एक दिन पहले भेज दें जरूर। ठीक है, और इसमें ये है कि आप पावर पॉइंट में बनाएं, आपने खुद लिखना है खुद लिख लें, आप कॉपी भी लगा सकते हैं। ठीक है, किसी का इमेज भी आप उधर पेस्ट कर सकते हैं पावर पॉइंट। ओके सर। ठीक है ना, और दूसरा जो है ना वो है मोहम्मद सलमान। हाँ जी, ठीक है, ये जो प्रेजेंटेशन जो है ये जिन्होंने आज दी है ये शेयर भी कर दें आप ग्रुप में, जो पीडीएफ वगैरह जो है या पावर पॉइंट है। ठीक है, और वीडियो भी इनकी ये बन गई है, तो